देखिए इर्तिज़ा, मैंने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि आज भी मुझे धमकियाँ आ रही हैं। मुझे कहा जा रहा है कि मैं जब जिन्ना अस्पताल से निकलूँगा तो तुम्हारी टाँगें तोड़ दूँगा। When he was the perfect husband, इन्होंने कुछ नहीं किया, ना मुझे मारा, ना तशद्दुद किया, ना किसी चीज़ से रोका। जब मैंने इनको रोका इन चीज़ों से, मेरी गाड़ी लेके भाग रहा था, तो he hit me और उसके बाद उन्होंने मारा मुझे। वो आप मेरी देख सकती हैं कि मेरी क्या हालत है। मैंने फिर इनको घर से निकाल दिया, ज़ाहिर सी बात है। आप मुझे ये बताएं, अगर उस वक्त मैं कोई ऐसी हरकत करती और ये मुझे सीढ़ियों से धक्का दे देता या मेरा सर किसी दीवार से मार देता और कह देता हादसा हो गया, गोलियां मिला देता, मुझे मार देता और कह देता हादसा हो गया जी, मर गई है, ओवरडोज कर लिया अपनी माँ की गम में। जब आपने अपनी माँ को मरते हुए देखा होता है, जब आप इतने तशद्दुद से गुजर रहे होते हो, मेरा पर्पस सिर्फ ये था कि मैं इससे नॉर्मल तरीके से अलहदा होना चाहती थी। इससे बिजनेस कम्युनिटी के सीनियर लोगों को वॉइस नोट्स करके ये कहा है कि आपकी वाइफ की ऑब्सीन वीडियोस हम रिलीज कर देंगे अगर आपने हमें इतने इतने पैसे एक्सटॉर्शन में। उन लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इसको पैसे दिए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अब भी एक क्रिमिनल जिसके ऊपर 7 FIRs है, 3 पिंडी में, 4 कराची में, वो आदमी किस तरह जिना अस्पताल में बैठा हुआ है, कौन उसको फैसिलिटेट करता है, कौन सी ऐसी अथॉरिटीज हैं जो उसको फैसिलिटेट कर रही हैं। मैंने बहुत तकलीफ में ये वक्त गुजारा और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस चीज का है कि मेरे चैनल ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया एंड दे आस्क्ड मी टू रिजाइन। मिस आपको थ्रेट्स मिल रहे हैं अभी भी जान के, अगर कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार है? अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। कि अगर इसके बाहर बेल निकलने के बाद मुझे कुछ हुआ तो मैंने अपने एक्स हस्बैंड साद रफीक और उसकी फैमिली को और उसके साथ साथ उसकी मिस्ट्रेस अनम हसन, उसका भाई जैनुल हसन, रिटायर्ड मेजर हसन जो ऑलरेडी 2 मुकदमों में के मुलविस हैं, जिन्होंने जमीन के तनाजे पे बेगुनाह लोगों पर रात के अंधेरे में बरसाई और उनको मार दिया, मैं उनको इम्प्लिकेट करती हूँ। मैडम, इसने किस किस्म का टॉर्चर आप पे किया? कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करता था आपको मारने के लिए और किस किस किस्म का बदतरीन तशद्दुद इसने अब तक किया आपके ऊपर? देखिए, मैं आपको सिर्फ 2-3 इंसिडेंट्स बता सकती हूँ। 2-3 दफा तो निकाली लड़ाई के दौरान। एक दफा मेरी दोस्त भी यहाँ मौजूद थी, तब मेरी वालिदा हयात थी। उसके बाद एक पैटर्न था इनका कि ये सब कुछ करने के बाद ही यूज्ड टू बिकम अ वेरी गुड पर्सन। फौरन कुरान पाक ले आते थे, उस पे हाथ रखते थे, फिर माफिया मांगते थे, फिर उसके बाद कहते थे आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और फिर बीच में 1 साल ऐसे गुजरा when he was the perfect husband, इन्होंने कुछ नहीं किया, ना मुझे मारा, ना तशद्दुद किया, ना किसी चीज से रोका, बिकॉज वो ये टाइम था जब ये मुझसे पैसे ले रहे थे। उसके बाद मतलब है कि जाहिर सी बात है, जब मुझे इन सारी चीजों को पता चला और मैंने इनको ये कहा कि आप एडल्ट्री कर रहे हो यार, आप एक कितने लोगों के घर तबाह कर रहे हो, आप वहां मर्डर इन्वेस्टिगेशन चेंज करा रहे हो, एयरफोर्स के हाजिर ड्यूटी अफसर पे निकाल रहे हो, तुम उसको जेल से उसको तुम प्लानिंग करके अगवा करने की कोशिश कर रहे हो, जिना अस्पताल से मुझे अभी तक तुम धमकियां दे रहे हो। तो आई हैड नो ऑप्शन कि मैं इसको के खिलाफ कोई कार्रवाई करती। ऑब्वियसली आई हैड टू किक हिम आउट ऑफ द हाउस। मैंने फिर इनको घर से निकाल दिया, जाहिर सी बात है। और मतलब है जिस दिन इनको मैंने निकाला उससे पहले ऑब्वियसली जब मैंने इनको रोका इन चीजों से, मेरी गाड़ी लेके भाग रहा था, तो ही हिट मी और उसके बाद उन्होंने मारा मुझे। वो आप मेरी देख सकती हैं कि मेरी क्या हालत है। और मैम, आप इतनी स्ट्रॉन्ग वुमन है, किस तरह आपने बर्दाश्त किया जब उस शख्स ने आपको स्लैप किया, आपको हिट किया, आपके मुख्तलिफ पार्ट्स को उसने टॉर्चर किया? आप उस टाइम क्यों नहीं फौरी तौर पे एक वीडियो वायरल कर दी? क्योंकि आपको कभी भी बेटा देखें, ये कहना बहुत आसान है कि आपने उस वक्त वीडियो वायरल क्यों नहीं की। जब आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम शॉक में होते हो ना, और आप इतनी तकलीफों से गुजर चुके होते हो, जब आपने अपनी माँ को मरते हुए देखा होता है, जब आप इतने तशद्दुद से गुजर रहे होते हो, मेरा पर्पस सिर्फ ये था कि मैं इससे नॉर्मल तरीके से अलहदा होना चाहती थी। लेकिन क्योंकि मेरी सारी सेविंग्स इसके पास थी, तो मैं उस वक्त कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती थी। मैं इस आस में थी कि शायद मेरे पैसे वापस कर देगा,
اور شاید لوگوں کے پیسے بھی واپس کر دے گا, جولر کی گھڑی بھی واپس کر دے گا, کیونکہ وہ ہمارے فیملی جولرز ہیں. ہماری ایک ریپوٹیشن ہے, میری فیملی کی ایک ریپوٹیشن ہے, میری آدھی خاندان نے فوج میں سروس کی ہے. مطلب ہے میں وائرل کر کے کیا کرتی آپ مجھے بتائیں نا. مطلب ہے جی کیا پتا جس سینیریو پہ اس وقت آپ کی آواز اٹھائی جا رہی ہے پورے پاکستان میں, لوگ آپ کے چاہنے والے آپ کے ساتھ ہمدردی دکھا رہے ہیں, اگر اس موقع پر ہوتا تو شاید آن دا اسپوٹ آپ کے پیسے بھی وہاں سے واپس مل جاتے, کچھ ریکور ہوتے. دیکھیں ارتضیٰ, میری ایک بات سنیں, جو آدمی ہر وقت ہاتھ میں بندوق لے کے پھرتا ہو نا, اور جس کا قد 6 فٹ ہو, 6 فٹ 2 انچ ہو, اور وہ اتنا مطلب ہے ویل بلٹ ہو, اسے گھر سے نکالنا وہ بھی اکیلے میں, جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو. آپ مجھے یہ بتائیں, اگر اس وقت میں کوئی ایسی حرکت کرتی اور یہ مجھے سیڑھیوں سے دھکا دے دیتا یا میرا سر کسی دیوار سے مار دیتا اور کہہ دیتا حادثہ ہو گیا, گولیاں ملا دیتا, مجھے مار دیتا اور کہہ دیتا حادثہ ہو گیا جی, مر گئی ہیں, اوور ڈوز کر لیا اپنی ماں کی غم میں, سب سے پہلے پرائرٹی اس کو گھر سے نکالنا تھا. کیونکہ اگر میں اس کو گھر سے نہ نکالتی تو یہ کچھ بھی کر سکتا. اور اس وقت بھی اس نے قرآن پہ جھوٹی قسمیں کھائی, معافیا مانگی کہ میں نے کوئی شادی نہیں کی, میرا کسی تعلق نہیں ہے, لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, لوگ تمہیں مس گائیڈ کریں. میرا پہلا پرپس اس کو اریسٹ کروانا تھا. میں اگر کوئی بھی چیز وائرل کرتی نا تو یہ ایسی جگہ بھاگ جاتا کہ ہم اس کو پکڑ نہ سکتے. سو دا پرپس واز کہ میں پہلے اس کو کسی نہ کسی طرح ہر حالت میں اریسٹ کراؤں. میں نے اپنے بھائی سے کانٹیکٹ کیا, اس نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو he is a violent person, don't take any chance, don't do anything on the Twitter, don't do anything right now. آپ سب سے پہلے جا کے ایف آئی آرز کٹواؤ, ایف آئی آرز کٹوانے کے بعد آپ پولیس سے رابطہ کرو. when he is arrested then you will be in a secure place. تو میم پھر کتنا مشکل فیصلہ تھا آپ کے لیے کہ آپ نے اپنی وہ تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جس پر ہر دیکھنے والے کا دل دکھا, وہ کس طرح آپ نے فیصلہ لیا کہ اب مجھے میڈیا کے سامنے چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ شخص کتنا گھٹیا ہے؟ دیکھیں ارتضیٰ, میں نے یہ فیصلہ اس لیے لیا کیونکہ آج بھی مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں. مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں جب جناح ہسپتال سے نکلوں گا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا, تمہاری بہنوں کو مار دوں گا, تمہیں مار دوں گا. جو کراچی کے بزنس مینوں کو لوٹا ہے, آپ یقین کریں یہ اتنا نیچ اور گھٹیا آدمی ہے, میں کہتی ہوں زمین پھٹے اور اللہ کرے کہ میں اس میں دفن ہو جاؤں. وہ کون سا منحوس دن تھا جب میں نے اس کے اوپر ٹرسٹ کر کے شادی کی. اس نے بزنس کمیونٹی کے سینئر لوگوں کو وائس نوٹس کر کے یہ کہا ہے کہ آپ کی بیویوں کی, میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے, کہ آپ کی وائفز کی obscene ویڈیوز ہم ریلیز کر دیں گے اگر آپ نے ہمیں اتنے پیسے ایکسٹورشن میں. ان لوگوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو پیسے دیے. تو میم اس نے کبھی آپ کو اس طرح کا بلیک میل کیا کہ آپ کی کوئی آف سین پکچر یا ویڈیوز اگر آپ آئی تو میں پبلکلی بتا دوں گا, میں تو گندا ہوں, آپ کو بھی کروں گا میں. 1000 دفعہ کہا ہے مجھے, کر کے گندا, آئی ریلی ڈونٹ کیئر, اس سے زیادہ اور کیا گندا کرے گا. پورا پاکستان مجھے جانتا ہے. پہلی بات تو اللہ کا شکر ہے میرے پاس کوئی ایسی ویڈیو ہے نہیں. بائی دا وے اس کے سارے فون فورینسکس کے لیے جا چکے ہیں, کیسز ہمارے چل رہے ہیں, اس کی ساری بیلز ریجیکٹ ہو چکی ہیں. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب بھی ایک کرمنل جس کے اوپر 7 ایف آئی آرز ہے, 3 پنڈی میں, 4 کراچی میں, وہ آدمی کس طرح جناح ہسپتال میں بیٹھا ہوا ہے, کون اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, کون سی ایسی اتھارٹیز ہیں جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. جب ججز اس کو پولیس کے حوالے کرنا, جب ججز نے کہہ دیا ہے کہ send him to prison, تو how come he's sitting in Jinnah hospital? Why is he sitting in Jinnah hospital? میرے پہ جھوٹی ایف آئی آرز کاٹی جا رہی ہیں. بالکل ایسی ہے میم, کوئی نہ کوئی تو ایسا چہرہ ہے جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے. میڈم آخر میں یہ بتائیں 4-5 سالوں میں آپ کا پروفیشنل کریئر کتنا متاثر ہوا, کیونکہ آپ مینٹلی ڈسٹرب تھی گھر سے, اور اس کے بعد اتنے بڑے پروگرام کی میزبانی کرنا, تو کس طرح آپ ان چیزوں کو مینج کرتی تھی, کتنی تکلیف میں آپ نے یہ وقت گزارا اپنا؟ دیکھیں میں نے بہت تکلیف میں یہ وقت گزارا, اور مجھے سب سے زیادہ افسوس اس چیز کا ہے کہ میرے چینل نے میرے لیے سٹینڈ نہیں لیا, اینڈ دے آسکڈ می ٹو ریزائن فورسفلی, بیکاز میں نے اس کے جعلی ایجنسی کے کارڈز, جو یہ کورٹ سے بھاگا, وہ ساری چیزیں میں نے ٹویٹر پہ ڈال دی. اس کے بعد مجھے فورس کیا گیا کہ سب کچھ ٹویٹر سے ہٹایا جائے, اور اس کے بعد میرے چینل نے مجھے کہا کہ آپ کو ہم آف ایئر کر رہے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ کہا کہ you can no longer work with us کیونکہ ہمارا چینل بدنام ہو رہا ہے. So instead of standing up for me, they told me to resign.
मैम कितना मुश्किल लम्हा होता है एक खातून के लिए कि वो एक ऐसा जीवन साथी जिसके लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया हो और आज उसने इस नहज पे पहुंचा दिया हो कि ना जॉब पास हो ना अपने पास हो और अपनी जंग आप खुद लड़ रहा हो। इस मौके पे आप कितनी तकलीफ से गुजर रही हैं? देखिए, ये तो सिर्फ मेरा अल्लाह ही जानता है, लेकिन कहते हैं कि जब आप अल्लाह ताला के हवाले अपना काम कर अपना सपोर्ट कर देते हो ना, सब कुछ मैंने देखिए, मेरी टाइमलाइन पे आप जाएंगे, मैंने अथॉरिटीज को लेटर लिखे, मैंने आर्मी चीफ को लेटर लिखे, मैंने DGI को लेटर्स लिखे, मैंने चीफ जस्टिस को लेटर लिखे, सब कुछ टाइमलाइन में पड़ा हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इर्तिजा, जिस दिन आप इंसानों को छोड़ के अपना मामला अपने रब की तरफ कर लेते हैं ना, और आप ये कहते हैं कि मैं आखिरत में हिसाब लूंगी और अब मेरा वाहिद सहारा मेरा अल्लाह है, उस दिन आपकी तरफ ऐसी मदद आती है कि आप सोच भी नहीं सकते। बेशक। और मैम ये बता दें, जी सॉरी, आपके इस 28 साल सफर में बड़े बड़े सहाफी हैं जो आपसे जूनियर भी हैं, आपसे सीनियर भी हैं, कई लोगों ने आपके साथ करियर बनाया और इस वक्त पाकिस्तान के टॉप 10 एंकर्स में आते हैं। इन लोगों ने सपोर्ट किया, आपके लिए आवाज उठाई, आपके साथ खड़े हुए? नहीं इर्तिजा, अनफॉर्चुनेटली नहीं खड़े हुए, लेकिन मेरे साथ जो लोग खड़े हुए वो सारा इंटरनेशनल मीडिया था। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, चाहे वो वॉशिंगटन टाइम्स हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, उसके अलावा द मिरर हो, यूके में जितने लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, सऊदी अरेबिया में जो मुझे देखते हैं, जो यूएई, मुझे गल्फ कंट्रीज में जो लोग मुझे देखते हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे लिए बहुत तो लिखा, मैम मुझे बहुत कॉल्स की, मुझे बहुत मैसेजेस किए, लेकिन मुझे मेल फ्रेटर्निटी से किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैडम कोई दुख हुआ इनके मुतालिक? इनके लिए आप हमेशा आवाज उठाती थी, जब कुछ होता था तो आप कदर ट्वीट करती थी, आप अपने प्रोग्राम में डिस्कस करती थी, और आज इतने बड़े आप इशू से गुजर रही हैं, आप जिंदगी मौत दांव पे लगी हुई है, लेकिन किसी भी सहाफी की जानब से कोई ट्वीट तक नहीं आया आपके हक में। क्या कोई जाती क्रिंज है आपके साथ इनका? मुझे नहीं पता, शायद ये आपको पता है, मुझ पे तो हमेशा से एक लेबल लगता रहा है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट की टाउट हूँ। तो अगर मैं उनकी टाउट होती तो आज ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा होता। नहीं, मुझे दुख नहीं हुआ। मुझे इसलिए दुख नहीं हुआ कि मेरी इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मैं एक्सपेक्ट सिर्फ एक ही ज़ात से करती हूँ और वो अल्लाह की ज़ात है। जब वो आपके साथ हो जाती है तो ये ज़मीनी खुदा कुछ नहीं कर सकते। जब मेरा रब मेरे साथ है तो मुझे इनके रवैयों मैडम पे आप कोई दुख नहीं है, जी कोई जी अफसोस नहीं है। मिस, आपको थ्रेट्स मिल रहे हैं अभी भी जान के? अगर कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार है? अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। थ्रेट्स तो थैंक यू आपको आ रहे बेटा। होंगे। बिल्कुल, मैं 2 लोगों का नाम लेना चाहूँगी, आप इसको लिख लीजिए, अपनी वीडियो को इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा, और इर्तिज़ा, आपके चैनल से आपको गवाह बना के, आपकी पब्लिक को गवाह बना के मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर इसके बाहर बेल निकलने के बाद मुझे कुछ हुआ, तो मैंने अपने एक्स हस्बैंड साद रफ़ीक और उसकी फैमिली को, और उसके साथ-साथ उसकी मिस्ट्रेस अनम हसन, उसके भाई ज़ैनुल हसन, रिटायर्ड मेजर हसन, जो ऑलरेडी 2 मुकदमों में के मुलविस हैं, जिन्होंने जमीन के तनाजे पे बेगुनाह लोगों पर रात के अंधेरे में बरसाई और उनको मार दिया, मैं उनको इम्प्लीकेट करती हूँ, और इनके अलावा कोई नहीं हो सकता। इनको मैं इम्प्लीकेट कर, अगर मुझे मेरे बाल को भी कुछ हुआ तो दीज आर द पीपल हु आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इसकी जो ये कहता है वाइफ है लेकिन नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो अभी तक अपने पुराने शौहर से खुला लेने के चक्करों में फिर रही है। निकाह पर निकाह की पाकिस्तान में आपको पता है क्या सजा है। मेरी उलमा से दरख्वास्त होगी कि इस केस को उठाया जाए। ताहिर अशरफी साहब को चाहिए कि वो खुद इस केस को देखें और पाकिस्तान उलमा इस पे कोई फतवा दे, और उसके बाद अगर मुझे कुछ हुआ तो यही लोग जिम्मेदार होंगे, इसके अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं होगा।